हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे डेंसिटी इन टाउन प्लानिंग के बारे में। तो डेंसिटी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम टाउन प्लानिंग में यूज करते हैं। एक्चुअली आप समझिएगा होता क्या है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल या यूनिट ऑफ हाउसिंग पर यूनिट लैंड। जैसे मान लीजिए आपका जो सिटी है उसका एरिया मान लेते हैं अपन 100 स्क्वायर किलोमीटर है या 50 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसके अंदर आपने कितनी जगह रेजिडेंशियल एरिया को अलॉट करी, कितनी जगह आपने इंडस्ट्रियल एरिया को अलॉट करी, कितनी जगह आपने कमर्शियल एरिया को अलॉट करी। तो वो जो यूनिट्स ऑफ हाउसिंग पर यूनिट लैंड या यूनिट ऑफ पीपल्स पर यूनिट लैंड जो आता है उसे हम जनरली टाउन प्लानिंग के रिस्पेक्ट में डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या पर्पस ऑफ डेंसिटी है, कितने टाइप की डेंसिटी होती है, डेंसिटी यूज्ड इन, कैसे डेंसिटी का जो यूज होता है टाउन प्लानिंग में, इस बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्पस ऑफ डेंसिटी की। पर्पस ऑफ डेंसिटी जो है बहुत ही क्लियर होता है कि जो मेरे पास लैंड अवेलेबल है उसको मैं इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकूं, वाइल आल्सो सपोर्टिंग द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो मेरे लोग आसपास जो लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी की नीड्स को कैरी करते हुए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है हम लोग हमारे लैंड को यूज कर सकें। Density can affect many aspects of urban life including transportation, housing, access to services। तो डेंसिटी अगर मान लीजिए कहीं पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर आपको ट्रैफिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या हाउसिंग में जो है वहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती है ना। टाइप्स ऑफ डेंसिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी इन टाउन प्लानिंग इंक्लूडिंग। सबसे पहला होता है रेजिडेंशियल डेंसिटी, फिर हम बात करते हैं कमर्शियल डेंसिटी की, इंडस्ट्रियल डेंसिटी, ओपन स्पेस डेंसिटी। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं जो आपके टोटल लैंड अवेलेबल है उसका रेशियो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल डेंसिटी की। रेजिडेंशियल डेंसिटी होती क्या है? रेजिडेंशियल डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ हाउसिंग पर यूनिट ऑफ लैंड। मतलब आपकी जो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने घर बने हुए हैं, तो ये इसको रेजिडेंशियल डेंसिटी शो करती है। मान लीजिए आपकी रेजिडेंशियल डेंसिटी 170 है, 200 है, इस हिसाब से आप पर स्क्वायर किलोमीटर में आपके कितने घर बने हुए हैं। रेजिडेंशियल डेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे इंक्लूडिंग पर एकड़, यूनिट पर हेक्टेयर। इस टाइप से आप जो है रेजिडेंशियल डेंसिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कमर्शियल डेंसिटी की बात करूं, कमर्शियल डेंसिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमर्शियल स्पेस पर यूनिट ऑफ लैंड। कमर्शियल डेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे इंक्लूडिंग स्क्वायर फीट पर एकड़, स्क्वायर मीटर पर हेक्टेयर, है ना। तो जो कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है पर यूनिट ऑफ लैंड, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल डेंसिटी। मान लीजिए आपने एक 2 स्क्वायर किलोमीटर या 5 स्क्वायर किलोमीटर जगह कमर्शियल के लिए बनाई है, उसमें से जो है जो यूज किया हुआ अमाउंट है वो मान लेते हैं अपन कि 1 किलोमीटर ही यूज किया है, दो में से तो 50% अपन उसका यूज कर लिया है कमर्शियल डेंसिटी का। इंडस्ट्रियल डेंसिटी की बात करूं तो इंडस्ट्रियल स्पेस पर यूनिट ऑफ लैंड को हम इंडस्ट्रियल डेंसिटी बोल देंगे। इंडस्ट्रियल डेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग स्क्वायर फीट पर एकड़, स्क्वायर मीटर पर हेक्टेयर, है ना। तो इस टाइप से हम इंडस्ट्रियल डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन स्पेस डेंसिटी, अमाउंट ऑफ स्पेस पर यूनिट ऑफ लैंड, सेम डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी। अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस, अमाउंट ऑफ कमर्शियल एरिया, अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, अमाउंट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया पर यूनिट लैंड जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी कहलाती है ना। How density used in urban planning? Density is an important factor in many town planning decision including, सबसे पहला होता है जोनिंग रेगुलेशन। तो मैंने हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जोनिंग के बारे में बात की हुई है। तो जब हम जोन बनाते हैं, जैसे मैंने रेजिडेंशियल जोन बनाया, तो अब हमें वहां की पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी है उस जगह पर। तो अगर वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जो हमारा लिमिटेड स्तर था, तो अब वहां पर नए जो हाउसिंग पॉलिसीज है उस एरिया में जो नए घर बन रहे हैं उन पर हम कुछ सख्ती कर सकते हैं, कुछ रोक लगा सकते हैं, उनकी हाइट जो है और कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में भी इसमें हेल्प मिलती है। अब मान लीजिए आपके जो है अगर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, पीपल पर यूनिट लैंड या हाउसेस पर यूनिट लैंड बहुत ज्यादा है, लोगों का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। मैंने आपको बताया हाउसिंग पॉलिसी डिसाइड करने में भी जो है ये बहुत ज्यादा डेंसिटी का यूज होता है। कि मान लीजिए अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे घर बहुत कम है, कुछ एरिया होते हैं जो सिटी के आउटस्कर्ट में होते हैं जहां घर, एक घर यहाँ पर, फिर 100 मीटर दूर दूसरा घर है, 50 मीटर दूर तीसरा घर है, इस हिसाब से जगह होती है। तो वहां पर हम लोग लोगों को ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, वहां के लिए हम कोई और सरकार की तरफ से कोई योजना ला सकते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन फ्री कर सकते हैं। इस टाइप की कुछ पॉलिसीज जो है सरकार टाइम टू टाइम बनाती रहती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ेगी तो वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे अफेक्ट होगा। बहुत ज्यादा डेंसिटी है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट भी कर सकती है। और बहुत कम डेंसिटी है तो वहां पर जो है लोग रह, मतलब लोग बहुत कम रह रहे हैं, तो उस जगह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी जो है डेंसिटी अफेक्ट कर सकती है। हाई डेंसिटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
एफिशिएंट लैंड यूज, अगर लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंट लैंड यूज। तो जो आपकी जो लैंड अवेलेबल है उसका बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। रिड्यूस्ड ऑटोमोबाइल डिपेंडेंसी, तो जो ऑटोमोबाइल्स पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। ग्रेटर एक्सेस टू सर्विस, जो सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल है उनको हम फटाफट यूज कर सकते हैं। इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ती है अगर हम हाई डेंसिटी की तरफ रहते हैं। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस हैं? इसके चैलेंजेस ये हैं कि इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन, अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर व्हीकुलर डेंसिटी भी बढ़ेगी और उससे जो है ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं तो वहां पर जैसे आपने बॉम्बे में देखा होगा कि एक छोटी सी चोल का किराया 20,000 होता है, एक सिंगल रूम का किराया 25,000 होता है, 30,000, इस टाइप से वहां पर, तो वहां पर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग वो हाइयर हो जाती है, जो वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। रिड्यूस्ड ओपन स्पेस, जो ओपन स्पेस है वो बहुत कम में होता है, लोगों में गार्डन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आप बोल सकते हैं जो ओपन स्पेसेस है, पार्क्स है, वो सारी चीजें आपको वहां पर बहुत रिड्यूस हो जाती है। फिर साथ ही साथ जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, नॉइस एंड एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। तो डेंसिटी के इंक्रीज होने से ये चैलेंजेस हमें एज अ टाउन प्लानर फेस करने को मिलते हैं। Best practices for density planning. When planning density in town planning, there are several best practices to follow. Conduct a comprehensive analysis of community needs and priorities. हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। यूज ए वैरायटी ऑफ डेंसिटी मेजर्स टू इंश्योर ए बैलेंस्ड अप्रोच। कंसिडर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हेन मेकिंग डेंसिटी डिसीजन। इन्वॉल्व कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। मॉनिटर एंड अपडेट डेंसिटी प्लान्स रेगुलरली। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे जब भी हम डेंसिटी को कंसिडर करना है। कंक्लूजन की बात करें, डेंसिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टाउन प्लानिंग दैट अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ अर्बन लाइफ। बाय फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डेंसिटी प्लानिंग, टाउन प्लानर्स कैन डेवलप इफेक्टिव प्लान्स that support economic development, environmental protection and social equity। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस डेंसिटी के माध्यम से समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।